तो यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं। और जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आया उसको गॉस थ्योरम भी समझ में नहीं आई। मैंने दोनों चीज़ें एक साथ क्यों लिखी हैं, क्योंकि दोनों का आपस में रिलेशन है। जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया उसी को गॉस थ्योरम समझ में आएगी। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सो लेक्चर 5 तक हमने क्या किया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस लेक्चर 5 में, और पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, उनके बीच में क्या था, रिलेशनशिप क्या है, dv इजिकल्स टू माइनस ई डॉट डी आर या इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल्स टू माइनस dv बाई डी आर, ये रिलेशन था। तो उससे जस्ट आगे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? तो बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं फिजिक्स से, जैसे महेश। तो फ्लक्स है क्या? फ्लक्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझ में आ गया। बस एक चीज़ समझ लो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम बहुत ही डिटेल में। वीडियो की लेंथ कितनी भी हो आपको मज़ा आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मज़ा आने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरे को सपना चौधरी बनाओगे। ठीक है ना, बस आप पढ़ लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे हम बेसिकली किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। मैंने क्या बोला अभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लेकिन हम फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ेंगे हम किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब कई बच्चे समझ नहीं पाते। फ्लक्स का मतलब क्या है? ढेर, ढेर यानी कि क्वांटिटी। आई चीज समझ में? सिर्फ हमारे को क्वांटिटी से मतलब है 1 2 3 4 5, मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमारे को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन किधर हो, किधर भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम सिर्फ क्वांटिटी से मतलब रखेंगे, यानी कि फ्लक्स से, मैग्नीट्यूड से। तो ध्यान से देखिए फ्लक्स क्या है। फ्लक्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। यूँ मानिए आप एक बकेट में पानी भर रखा है आपने, है ना। बकेट में पानी भर रखा है तो उसको किस फॉर्म में आप समझोगे? बकेट में भरा हुआ पानी किस फॉर्म में है? ध्यान से सोचिए आप, किस फॉर्म में है भाई? बकेट में, बाल्टी में भरा हुआ पानी, उसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। 5 लीटर 10 लीटर जितना भी है उसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। यानी कि अगर हम उसमें मोटर लगा दें, ध्यान से सुनो, अगर हम उसमें मोटर लगा दें और मोटर से विद द हेल्प ऑफ मोटर उसको हम ऐसे, जो जेट है उसका फवारा इधर मुँह कर दें, इधर मुँह कर दें, नलके का इधर मुँह कर दें, इधर मुँह कर दें, अब उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ आ गई उसके पास। अब वो किस फॉर्म में आ गया है? वेक्टर फॉर्म में। बस इसी से समझ में आ जाएगा कि बकेट में भरा हुआ पानी स्केलर है, क्वांटिटी है, ढेर है, फ्लक्स है, वो आई चीज समझ में। और अगर हम उसको डायरेक्शन देना चाहें तो उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं मोटर लगा करके जेट से। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। बस हम कई तरह से इस चीज़ को समझेंगे, कई तरीके से। हम, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्लक्स को समझने के लिए। तो पहला तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है। क्या आप वाटर फ्लक्स देखते हो, जहाँ पर भी पानी इकट्ठा है, अगर आप उसमें पंप लगाते हो उसके पास डायरेक्शन भी आ गई और उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो वही उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप, मैं क्या बताऊंगा चैप्टर में आगे किस चीज़ का जिक्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक विद द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के साथ लिंक हो गया, जैसे पानी भरा है बकेट में, लिंक हो गया सरफेस के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। मैंने कहा कि 10 लाइनें जुड़ी हुई हैं इस सरफेस से, 10 लाइनें लिंक्ड हैं, तो क्या बोला जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस यूँ है कि 10 लाइनें हैं, 20 लाइनें हैं। तो फ्लक्स हमारे को समझ में आया कि फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मतलब हम स्केलर मानते हैं। फ्लक्स क्या है, सिर्फ स्केलर। ठीक है, फ्लक्स चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रिक, फ्लक्स मतलब स्केलर। तो हमने देखा फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बताता हूँ। फ्लक्स दो चीज़ों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रूम है आपके पास, यही रूम है और इसमें विंडो लगी है। आप कंसीडर करिएगा सिर्फ एक विंडो ये, एक विंडो इधर है, 2 विंडोज़ हैं। अगर मैं विंडो को ओपन करूं तो विंडो में से कुछ हवा अंदर आएगी, कुछ एयर अंदर आएगी, तो एयर के पास क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंटेंसिटी है, तो उसको किससे नोट किया मैंने, ई से। तो एयर के पास वेलोसिटी है, इंटेंसिटी है, कुछ पर सेकंड कितनी एयर आ रही है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ एयर। समझ में आ गया? फ्लक्स कैसा है, इलेक्ट्रिक, इसलिए छोटा सा ई ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और रिलेट मैं किससे करवाऊंगा इसको, एयर से। तो हमने देखा कि हमने एक विंडो ओपन की तो कुछ एयर अंदर आ रही है, मैंने 2 विंडो ओपन की तो एयर ज़्यादा अंदर आएगी,
यहाँ एक विंडो, यहाँ दूसरी विंडो ओपन की, एयर ज़्यादा अंदर आएगी। फिर इधर वाली विंडो ओपन की, देखा एयर आ ही नहीं रही है। क्या चीज़ समझ में आई? अगर आप एक विंडो ओपन करते हो तो एयर आती है कुछ अंदर, दो विंडो ओपन करोगे तो कुछ ज़्यादा एयर अंदर आएगी और इंटेंसिटी बढ़ गई ना, यानी कि क्या बढ़ गया इस रूम में? एयर का फ्लक्स। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? ई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? एरिया। कुछ है समझ में? दो चीज़ों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स। तो ई इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड यू समझो, और एरिया। ठीक है। अब इंटेंसिटी मतलब यू समझो स्पीड। अगर आप देखो एयर किसी दिन बहुत तेज़ स्पीड से चल रही है तो आपने विंडो खोली, बहुत तेज़ स्पीड से मतलब ज़्यादा एयर अंदर आएगी कमरे के अंदर, रूम के अंदर ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा, चीज़ आ रही समझ में? ज़्यादा हवा भरेगी कमरे के अंदर। बताओ आया नहीं समझ में? तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इंटेंसिटी और दूसरा एरिया। ठीक है ना, इंटेंसिटी और एरिया। अब इन दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करते हैं, इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर देते हैं हम? 1। कब 1 कर सकते हैं? मैंने तुम्हारे को 1000 बार बता रखा है। कब किसी कांस्टेंट की वैल्यू को 1 कर सकते हो? जब उस इक्वेशन में कोई चीज़ नहीं आई हो, पहली बार आई हो। तो यहाँ हमारे लिए फ्लक्स नया है। देखो अभी आपने 11th पढ़ी है, 12th पढ़ी है, 11th में फ्लक्स था ही नहीं, पहली बात तो ये। 12th में आते ही आपने क्या पढ़ा? चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स अपने लिए नया है, अभी नया है। इसकी यूनिट नहीं पढ़ी आपने, याद है कुछ यूनिट? पता है आपको यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? नहीं पता, क्योंकि पहली बार आया है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 1 1 सारी चीज़ें 1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट हो, जहाँ पे एरिया कितना ले 1 मीटर स्क्वायर, और इसको कितना मानेंगे उस टाइम पे? फ्लक्स लिंक कितना हुआ? 1। तो ऐसे के की वैल्यू को क्या कर जाएंगे हम? 1। आई हो पाएगा समझ में? ठीक है। तो फ्लक्स का छोटा सा फॉर्मूला बन गया ए इंटू ए। ठीक है। अब हमारे को समझ में आया कि ई और ए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी इंटेंसिटी होगी जितना ज़्यादा एरिया होगा, दो विंडो ओपन करोगे क्या बढ़ा दिया आपने? एरिया। हाँ ठीक है। अगर आप एक और एग्जांपल से इसको कंसीडर करना चाहो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पानी का फव्वारा चला दिया ऐसे, और पानी का फव्वारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूँ मानिए आप। तो पानी का फव्वारा मैंने जैसे चलाया इधर, तो इसके पास कुछ इंटेंसिटी है, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 लाइन्स के रूप में। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम किया है, यहाँ पे वाटर का जेट चलाया, एक सिस्टम नीचे मैंने क्या लगा दी? एक बकेट लगा दी। उस बकेट में एक ऐसी सिस्टम की मैंने, एक ऊपर एक ऐसी ओपनिंग रखी है, एरिया क्या है ये? एरिया इसका कुछ। अब जितनी ज़्यादा वाटर जेट की जो जितनी भी हम क्या बोलो हम इंटेंसिटी है, जितनी इंटेंसिटी इस एरिया को टच करेगी उतना ज़्यादा इसमें पानी भरता चला जाएगा। तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम? क्या क्या इकट्ठा हो रहा है? वाटर का फ्लक्स। क्या बन रहा है बेटा? यस। और फ्लक्स को हम किससे नोट करते हैं? फाई से, बताया था मैंने, है ना। तो वाटर फ्लक्स यहाँ पे जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, अब हम क्या बढ़ा देते हैं? स्पीड बढ़ा दें पानी की, इंटेंसिटी बढ़ जाती है उस टाइम पे। यानी कि फिर मैं कैसे दिखाऊंगा इसको? ज़्यादा नैरो लाइंस हो गई हैं ऐसे, तो ज़्यादा जल्दी भरेगा, ज़्यादा जल्दी भरेगी इसमें पानी और ज़्यादा ऊपर तक। तो मेरे को चीज़ समझ में आए कि फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है। अगर इंटेंसिटी कम है या इंटेंसिटी 0 है, मान लो हमने पानी का फव्वारा चला ही नहीं, कितना आएगा पानी इसके अंदर? 0। तो जितनी ज़्यादा स्पीड या इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा पानी इसमें भरता चला जाएगा। ठीक है। अब आप एरिया को ऐसे कंसिडर करो, ऐसे था। अब हमारे को एक चीज़ समझ में, जैसे मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको ऐसे रखा है ना, एरिया ऐसे और वाटर जेट ऐसे चल रहा था। ठीक है। अब मैंने इस एरिया को ऐसे कर दिया, तो देखा पानी तो इसमें भरा ही नहीं। क्या चीज़ समझ में आई? कि एरिया जो है ना, जरूरी नहीं आपके पास एरिया भी हो और इंटेंसिटी भी हो, इंटेंसिटी भी है एरिया भी है, लेकिन मैं अगर डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो फ्लक्स लिंक कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। आई चीज़ समझ में? तो ये कैसे हुआ? क्या समझ में आया? फ्लक्स दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, एक तीसरी चीज़ और है जिसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है, विच इज़ एंगल। ध्यान से देख लो क्या है, किस चीज़ का डिफरेंस है? एंगल का। चीज़ है समझ में? यानी कि जब हमने 2 विंडो ओपन की थी तो खूब हवा अंदर आ रही थी, लेकिन जैसे 3rd विंडो ओपन करी, कितने टाइम्स आनी चाहिए? 3 टाइम्स। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया? हवा तो उतनी आ रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में एयर आ रही थी, इसी डायरेक्शन की एयर तो अंदर आएगी, ऐसे घूम फिर के थोड़ी ना आएगी। ये वाली विंडो कोई उसमें ऐसा खास रोल प्ले नहीं कर पाएगी। समझ में? तो इसलिए एरिया की डायरेक्शन से इफेक्ट पड़ता है। अब एरिया को समझना जरूरी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर। कैसी क्वांटिटी है एरिया? स्केलर बोल रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन वाले तो कमेंट करके बताएंगे कैसी क्वांटिटी है।
तुम तो बता दो एरिया कैसी क्वांटिटी है, याद रख लेना एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है एरिया, वेक्टर। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर है बताऊंगा मैं अभी। ध्यान से देखिए, जो आप एरिया निकालते हो, जैसे रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल में आपके पास क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकालते हो आप। ध्यान से देखिए, ये लेंथ या फिर इसको विड्थ मान लेंगे, इसको लेंथ मान लेंगे, ये लेंथ ये विड्थ, ठीक है। अब देखो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ये पैरेललोग्राम है, ऐसे कंप्लीट कर दिया मैंने, आ रहा है को समझ में। तो इसका अगर एरिया निकालना चाहूँ तो फिर मेरे को क्या चाहिए, लेंथ इंटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर चाहिए तब एरिया निकलेगा। ध्यान से सुनो, अभी ये कितना एंगल है यहाँ पे, लेंथ और विड्थ के बीच कितना एंगल है, थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एरिया निकालना है मैंने, एरिया इज इक्वल्स टू कितना होगा, लेंथ इंटू में परपेंडिकुलर। तो एरिया कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर को आप कितना लिख सकते हो, परपेंडिकुलर को आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या लिख जाओगे, साइन थीटा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हो, डब्लू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, एल डब्लू साइन थीटा, लेंथ और विड्थ उसके बीच में कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। तो लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी, विड्थ इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, और उनके बीच में कौन सा एंगल आता है, साइन। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, जब आप साइन को हटाओगे तो कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। चीज़ आई समझ में। तो इसका मतलब दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, तीसरी भी क्या है, वेक्टर, तभी तो साइन आता है, और तभी साइन को हटाते तो क्या आता है, क्रॉस। यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है अपना, ये वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी भी वेक्टर आती है तब साइन थीटा लगता है, समझ में आ गया। तो हमने साइन थीटा को देख करके इनके बीच में डॉट लगाया कि क्रॉस, क्रॉस, वेरी गुड। इसलिए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। अब भी आएगा समझ में, रुको। अब आप इससे देखो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या कर दो, जीरो, कितना एरिया हुआ, साइन जीरो जीरो, लेंथ और विड्थ दोनों एक पे आ गए, एरिया जीरो। मैक्सिमम के लिए देखो 90 पाई बाई 2, जो आप बोल रहे हो। तो लेंथ और विड्थ के बीच में अगर 90 आता है, साइन 91, तो उस टाइम पे सीधा सीधा रेक्टेंगल का एरिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, मैक्सिमम एरिया होगा। आई ना चीज़ समझ में। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, बेटा स्केलर मत बोलना इसको कभी भी, और स्केलर मानने की मिस्टेक भी मत करना। अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर है, अगर एरिया वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन किधर हुई। तो याद रखो, एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के ऊपर कैसी डायरेक्शन होगी, नॉर्मल, परपेंडिकुलर। आई चीज़ समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एरिया को ऐसे रखा था तो लिंक्ड फ्लक्स क्या था, फुल। अगर मैंने एरिया को ऐसे कर दिया तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए जिसके कारण ये फ्लक्स जीरो हो, हमारे को कुछ समझ में आया। यानी कि जब मैंने सरफेस को ऐसा रखा था तो इंटेंसिटी या वाटर के साथ कितना एंगल था इसका, सरफेस का एंगल देखो, सरफेस का एंगल कितना था, सरफेस का एंगल तो कितना था, 90, है ना। और जब मैंने इसको ऐसे किया तो एरिया वेक्टर और सरफेस दोनों चीज़ याद रखो, सरफेस बोलता हूँ इसका मतलब स्केलर, और एरिया बोलता हूँ तो मतलब एरिया वेक्टर का जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल था इसका, पहले ऐसा किया मैंने, देखो ध्यान से, 90 नहीं, देखो ध्यान से, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एरिया देखो, एरिया वेक्टर है इसका, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है, जीरो। तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो फ्लक्स फुल। और जैसे ही ऐसे किया मैंने, ऐसे किया तो एंगल देखो कितना हो गया, 90। तो एंगल 90 होते हमारे समझ में आ गया कि अगर मैंने ऐसा कर दिया था ना तो एंगल कितना था, 90। एंगल 90 यानी कि कोस ही ऐसा है जो जीरो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा कौन सा है जो 90 पे जीरो। ऐसा किया ना हमने, ऐसा किया है, तो यानी कि एंगल 90 और फ्लक्स लिंक जीरो। तो यानी कि कोस ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है केवल जो 90 पे क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, और फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कोस थीटा। बताओ आया कि नहीं समझ में आया। ये कौन सी फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, क्योंकि एरिया और इंटेंसिटी तो चाहिए चाहिए अपने को, साथ में एक एंगल भी होना चाहिए। अगर एंगल को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, एंगल के साथ छेड़छाड़ करते हो, तो जो फ्लक्स है वो लिंक्ड जीरो भी हो सकता है, फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम भी हो सकता है। आई ना चीज़ समझ में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या है, फ्लक्स होने के लिए क्या चाहिए, एरिया। बच्चे यही बोलते हैं, फ्लक्स होने के लिए क्या चाहिए, एरिया, ठीक है भाई। चलती का नाम गाड़ी, और गाड़ी उसी को बोलेंगे इंजन,
प्लस एक्यूरेसी या एक्यूरेट। भाई इंजन तो है गाड़ी में लेकिन ठीक नहीं है वो, चलेगी क्या? चलती का नाम गाड़ी है। इंजन प्लस में क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए इंजन। तो ये समझिए इंजन है, इंजन इंटेंसिटी और ए फॉर एरिया, दोनों चीज़ें होंगी तभी तो फ्लक्स लिंक होगा, अदरवाइज फ्लक्स लिंक जीरो। कभी आप इसको जीरो कर दो और एरिया, एरिया से आप क्या रिलेट करवा दो फ्लक्स कि फ्लक्स जो है वो सीधा सीधा एरिया पे डिपेंड कर रहा है। भाई इंटेंसिटी भी चाहिए। और साथ में एक और चीज़ समझ में आ गई, थर्ड चीज़ क्या आ गई अपने पास है? एंगल बिटवीन ई एंड ए। एंगल बिटवीन ई एंड ए, उससे भी इफेक्ट होता है फ्लक्स। आया होगा समझ में? नहीं आया तो बताओ। एरिया वेक्टर क्वांटिटी किधर होगी डायरेक्शन? तो नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो जब मैं ऐसे रखता हूँ तो सरफेस इज एट राइट एंगल, सरफेस राइट एंगल पे है, बट एरिया वेक्टर इज अलोंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है आपको? यहाँ पे सरफेस का तो एंगल 90 है बट एरिया वेक्टर इज 0। ठीक है, एरिया वेक्टर का और इंटेंसिटी का कितना एंगल आ गया? 0। ये चीज़ ध्यान रखनी। ऐसा करते ही सरफेस तो अलोंग है, सरफेस इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बट एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। ये चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए बताया मैंने। आएगा समझ में? ठीक है। अब फ्लक्स का यूनिट क्या होगा और फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? ई ए से यूनिट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम मैंने ऐसे लिख दिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब इस चीज़ को मैं बाद में लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। फ्लक्स इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। आया समझ में? ठीक है, एक ही बात है। ये फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला और निकालिए। बेसिकली मैं यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला डीएफ, डायमेंशन फॉर्मूला और बताइए भाई जल्दी। तो फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालो पहले और फिर उसके साथ एरिया, यानी कि एरिया मतलब L की पावर कितना है? 2, L इंटू L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला किससे निकलेगा? इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, डायमेंशन फॉर्मूला आता है ना फोर्स का, M1 L1 T-2, और नीचे चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई? AT। कैसे होता है पता होना चाहिए आपको। चार्ज करंट के फॉर्मूले से डायमेंशन फॉर्मूला बना है। करंट क्या होता है? Q/T। तो Q को क्या लिख सकते हो आप? I इंटू T। तो Q इज इक्वल्स टू आई की जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर, और टाइम के लिए क्या लग गया? T। तो ये टाइम का सिंबल है ये, कैपिटल T। तो चार्ज के डायमेंशंस क्या हो गए? A और T। आया समझ में? ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, इसका जो डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, ऊपर ले जाओ टी को ऊपर ले जाओगे, टी की पावर क्या आ जाएगी? माइनस की क्यूब। ए को ऊपर ले जाओ, ए की भी माइनस, तो A -1 M1 L1। ठीक है ना, T-Q। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ये डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ रखूँ, देखो A -1 M1 L1 T-Q। ठीक है, अब इनको कंबाइन कर दो आप, L ऊपर भी L की पावर कितनी हो जाएगी? क्यूब। बस डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। A -1 M1 L³ T-Q। Yes, it is the dimension formula of electric flux इलेक्ट्रिक। अब भाई इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो E इंटू A, ये कब तक एप्लीकेबल है, कहाँ तक एप्लीकेबल है? यूँ मानिए मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस का कुछ एरिया, भाई एरिया से सरफेस बना है, ठीक है। अब यूँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, जूम करते हैं।
पहले ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी कि एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना फ्लक्स है 5 5 5 5। तो टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है आपने तो क्या करो 5 और मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया। भाई जब यूनिफॉर्म हो ना अपने पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक जैसा हर जगह एक जैसा, और एरिया भी यूनिफॉर्म हो अपना, यूनिफॉर्म दिख रहा है आपको, है ना। यूनिफॉर्म एरिया के लिए क्या कंडीशन है कि एंगल भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी 90 दिख रहा है सरफेस के साथ, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए एरिया भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाता है 10 × 5, समझ में क्या 50 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर कूलम। भाई यूनिट तो लगानी पड़ेगी, अभी सेंटीमीटर में था अपना ये एरिया, मीटर में मानोगे तो 10 मीटर मान लो आप। आया समझ में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ही है, ये बच्चों को समझ में नहीं आती कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसे मानेंगे। देखो यूनिफॉर्म का तो सीधा कैलकुलेशन कर देते हैं हम, यूनिफॉर्म का तो झटपट कैलकुलेशन हो जाता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई 5 × 10। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का कैसे करेंगे, या फिर एक स्प्रिंग के केस में देखो आप, स्प्रिंग के केस में आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप वर्क डन ध्यान से देखो। एक स्प्रिंग है ऐसा, इसको आपने दबाना है, अगर आप यहाँ तक दबाते हो तो आप फोर्स कितना लगाना पड़ता है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना किया 1 मीटर। मान लो अगली 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है 50 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना पड़ा 50। अगली 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा। आई कुछ समझ में चीज़ आई। ऐसे आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कर दिया 5 मीटर, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 15 से या 20 से, किससे। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, इतना वर्क डन अलग निकाल लेना है, फोर्स 1 और 10 की मल्टीप्लाई करनी है। फोर्स कितना है 10 और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का वर्क डन आ गया DW1, यहाँ का वर्क डन DW2 और DW3, सभी वर्क डन निकालो और इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे DW = क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, इसको इंटीग्रेट कर दोगे क्या आ जाएगा टोटल वर्क डन F × S। आया ना समझ में, मतलब यही है कि पार्ट्स में तोड़ तोड़ के इसको कैलकुलेट करके फिर जोड़ना, ये अलग ये अलग ये अलग, और छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट का आपने वर्क डन कैलकुलेट किया, बाद में सभी को इंटीग्रेट कर दिया, टोटल वर्क डन आ गया। आया ना समझ में, हाँ ये चीज़ बता रहा था भाई। तो स्प्रिंग वाला केस अपना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि हर जगह फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है। अगर फोर्स हर जगह पूरे स्प्रिंग में 5 सेंटीमीटर तक दबाएं हम, फोर्स कितना रहता है 10, तो 5 × क्या कर देते हैं 10, अपना वर्क डन कितना आ जाता है 50 जूल। लेकिन यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, भले ही डिस्टेंस हम 1 मीटर ही क्यों ना खिसका रहे हों। आया को समझ में। तो उस टाइम पे जब अपना नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म और एरिया भी नॉन यूनिफॉर्म, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाता है। अब देखिए एक मेटल शीट है या एक कपड़ा है, हमने उसको ऐसे तान रखा, ठीक है, कोई शीट है उसका भी तो एरिया होगा। अब देखो यहाँ एक चार्ज है, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकालेगा रेडियली आउटवर्ड, कैसा निकाल रहा होगा रेडियली आउटवर्ड, ऐसे निकालेगा, टेंशन ही नहीं है कोई। अब यहाँ का फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स लिंक कितना हुआ, कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें पता है यहाँ का जो डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस अलग है, यहाँ का डिस्टेंस अलग है थोड़ा ज़्यादा, यहाँ का कम, यहाँ का और ज़्यादा, डिस्टेंस भी क्या है अलग अलग, दिख रहा है आपको, जितनी लाइनें हैं ना उनका सभी का डिस्टेंस अलग अलग है सरफेस के साथ। और जो ये एंगल है यहाँ देखो सरफेस के साथ, ये एंगल तो ठीक है 0, ये देखो यहाँ एंगल कितना हो गया एरिया वेक्टर का 10 डिग्री थीटा, यहाँ का देखो ये सरफेस और ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये और थीटा बढ़ गया। यहाँ देखो ध्यान से, ये रहा एरिया सरफेस और ये रहा इसका एरिया वेक्टर और बढ़ गया, थीटा तो अलग अलग है हर जगह, और थीटा के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज हो ही जाता है हमें पता है। तो यहाँ के लिए क्या करो आप, यहाँ के लिए अलग से कैलकुलेट करो फ्लक्स d∅1, यहाँ के लिए फ्लक्स अलग से d∅2, d∅3, d∅4, ऐसे कैलकुलेट करो, सभी को क्या कर दो फिर इंटीग्रेट। तो हम फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स को d∅ लिखेंगे, d∅ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में ds, यहाँ का सरफेस छोटा सा सरफेस लेना है, या डी ए भी लिख दो डरने की बात नहीं भाई,
ए का छोटा क्या हो जाएगा, डी ए का स्मॉल क्या होगा, डी ए, या सरफेस डी एस लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई डी एस ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, तो ऐसे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये मैंने लिख दिया है वेक्टर फॉर्म, आ रहा होगा समझ में, हाँ ये वेक्टर फॉर्म है फ्लक्स ई डी एस, और ये फ्लक्स ई डी एस कोस थीटा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसलिए यार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो ऐसे अलग अलग कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ का तोड़ के यहाँ तोड़ के यहाँ का तोड़ के, फिर ऐसे टोटल सभी को जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यूनिफॉर्म का एक फॉर्मूला क्या होगा यूनिफॉर्म के लिए, ए इंटू ए, और नॉन यूनिफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, बताइए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये नॉन यूनिफॉर्म का होगा। यूनिट वही रहेंगी, कभी यूनिट चेंज कर दो, फ्लक्स इलेक्ट्रिक, ठीक है, यूनिट सारी चीज़ें वही रहेंगी। अभी मैंने एरिया को तोड़ के ही तो लिखा, छोटा 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 कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए डी ए या डी एस आप लिख सकते हो। आई होप आया होगा समझ में, जिसको नहीं आया बता सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन अगर आप इस एग्जांपल से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ का थीटा रखना है, फिर यहाँ का, आप अगर यहाँ का डी फाई कैलकुलेट करो तो यहाँ का थीटा रखोगे, आया ना समझ में, यहाँ के लिए यहाँ का और यहाँ के लिए यहाँ का, सभी थीटा अलग अलग, तो फ्लक्स भी अलग अलग, और फिर सभी को इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब फ्लक्स लिंक कितना होगा किसी सरफेस के साथ, फ्लक्स का तो हमारे को समझ में आ गया क्वांटिटी या ढेर, तो फ्लक्स लिंक कितना माना जाएगा। देखिए अगर हम किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगी ये चीज़, क्लोज 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 सरफेस, क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, दिख रही है आपको, क्योंकि ये चारों तरफ से मतलब हर एक साइड से क्या है, क्लोज, और इसमें टोटल कितने सरफेसेस हैं, ऐसे 2 और 4 6 हैं, ठीक है ना, 2 तो ऐसे, और टोटल कितने ऐसे 4, ऐसे 4 और ऐसे 2, कितने हो गए टोटल 6। तो एक रूम समझ गया आप, रूम अपना, या फिर इसको मान लीजिए, क्योंकि रूम थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। तो अगर हम किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, चारों तरफ से क्लोज हो, मैथमेटिकली क्लोज कैसे माना जाता है कि आप यहाँ से इंटीग्रेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वापिस यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ से इंटीग्रेट करते जाओ वापिस यहाँ पे आ जाते हो, तो क्या है क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या लग जाता है, बस यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लग जाता है, बस इतना सा बता रहा हूँ, समझ में आएगा। क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे ऐसा क्लोज बना देंगे, बस इसे थोड़ा सा वैसा बना मैंने फेंट टाइप, ठीक है। अब देखो अगर किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स लिंक कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, इसमें रख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो फिर इसको कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते हम, देखो ध्यान से, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस, टोटल 6 सरफेसेस हैं। तो पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके साथ, वो इसके साथ देखो, इसके साथ अलग एंगल बना रहा है, इसके साथ अलग अलग, कैसे देखो ध्यान से, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर याद रखो किधर है, बाहर की तरफ, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इस सरफेस के लिए देखो एंगल कितना हो गया 180, इस सरफेस के लिए एंगल कितना हो गया 0, इस सरफेस के लिए 90, इसके लिए 90, इसके लिए 90, इसके लिए 90, आई ना चाहिए समझ में। तो जो ऐसी क्लोज सरफेसेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तोड़ तोड़ के हर एक सरफेस को। तो तोड़ने की कंडीशन क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और ये उस टाइम पे ये जो जितना एरिया आप तोड़ रहे हो ये होना चाहिए यूनिफॉर्म, तो पूरा एरिया यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है यूनिफॉर्म, इसलिए इसकी कैलकुलेशन अलग से, इसकी अलग से, इसकी अलग से। और ऐसे जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, क्लोज इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल एडीएस, क्लोज इंटीग्रल एडीएस कॉस थीटा। तो इसमें जितने भी सरफेसेस बनेंगे तोड़ तोड़ के और फिर सभी को जोड़ देंगे। तो भाई ये जो क्लोज इंटीग्रल है इसको तोड़ के लिखेंगे हम, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो ई डी एस कोस थीटा फॉर फर्स्ट सरफेस, यहाँ क्लोज मत लगाना फिर, क्योंकि क्लोज को तोड़ के कर रहे हैं हम, 6 सरफेसेज ऐसे, तो 1 के लिए, 2 के लिए, जितने भी हैं अब 2 कहाँ तक है 6 तक, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 6 तक हमने ऐसे तोड़ तोड़ के कैलकुलेट करेंगे, फिर सभी का जो आएगा रिजल्ट उसको जोड़ देंगे, ठीक है।
और फ्लक्स आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, ध्यान से देखना। इस सरफेस के साथ और इसी सरफेस के साथ, दो ही के साथ देखना हमने, बाकी सभी के साथ एंगल कितना है 90, इसके साथ 90, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये एंगल इतना, तो एंगल कितना हो गया 90। यहाँ पे भी 90, समझ में रहे, यहाँ पे भी कितना एंगल है 90, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सरफेसेस के साथ एंगल 90, यानी कि इनके साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, इनके साथ फ्लक्स लिंक होगा। ध्यान से देखना, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर, तो cos 180 एंगल, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो E इंटू ए, और कैसा है E इंटू ए माइनस का, -E इंटू ए, आया ना समझ में। अब इसके लिए देखिए, सामने वाले के लिए हाँ 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी उधर, तो सेकंड वाले के लिए cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो सीधे सीधे क्या लिख दूँ ए, ठीक है। EDS किया हमने, मानिए अब EDS को कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है। अब देखिए दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे बताइए कितना हुआ, एक के साथ प्लस EA और एक के साथ माइनस EA, यानी कि फ्लक्स लिंक कितना हुआ, फ्लक्स लिंक 0, वेरी गुड, फ्लक्स लिंक विद 0, फ्लक्स लिंक इज 0 with a closed surface when it is kept in an external electric field। किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रखा जाता है तब किसी भी क्लोज सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मतलब क्या समझ में आया। तो हम ये सारी चीज़ें क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर, तो भाई इसका आंसर गोस ने बताया कि फ्लक्स लिंक कब होगा, फ्लक्स लिंक तब होगा जब बाहर चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज अभी कहाँ था, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, तो वो चार्ज मान लीजिए किसी पार्टिकल के ऊपर है, तो वो पार्टिकल होना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर में चार्ज होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे चार्ज से, ऐसा ऐसा ऐसा, सभी डायरेक्शन में चार्ज से। इसके साथ बताइए फ्लक्स, इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा निकल रहा है अंदर से, अंदर जो चार्ज रखा है ना मैंने यहाँ इस पार्टिकल पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, रेडियली आउटवर्ड, हर एक डायरेक्शन में, आया समझ में। अब ये रेडियली आउटवर्ड बनाएगा तो इस सरफेस के साथ 0 एंगल है, 0 फ्लक्स मत बोलो, एंगल 0 ई का भी और एरिया वेक्टर का भी, तो इधर भी 0 एंगल, इधर भी 0 एंगल, 0 एंगल है यानी कि 1, cos 0, यहाँ पे भी 0 एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा और एरिया वेक्टर भी इसका ऐसा, तो यहाँ पे भी ऐसा, तो यानी कि टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो गया जब चार्ज हमने अंदर रखा 6EA, 6 सरफेसेज हैं, कितना हुआ, इसके साथ EA, इसके साथ EA मैक्सिमम, इसके साथ EA, इसके साथ भी EA और इसके साथ भी EA, तो ऐसे जब हमने चार्ज को अंदर रखा तो फ्लक्स लिंक कितना हुआ इस क्लोज सरफेस के साथ 6EA। मैंने चार्ज क्यों रखा, अगर मैं चार्ज ज़्यादा रखता हूँ तो ज़्यादा लाइनें निकलेंगी, मैंने चार्ज सिर्फ यूँ रखा 1 माइक्रोकूलम मान लो, तो उससे 10 लाइन निकली, कितनी लाइनें निकली 10 लाइन, तो 10 लाइन लिंक हुई। अगर मैं चार्ज रखता हूँ 2 माइक्रोकूलम तो 20 लाइनें लिंक होंगी इसके साथ, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, आ रहे समझ में। तो यहाँ पे गोस ने अपने को बताया कि जो चार्ज आप रख रहे हो वो चार्ज अंदर में होना चाहिए तब फ्लक्स लिंक होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस कब लिंक होगा, जब आप एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखोगे, कब लिंक होगा, जब आप उस चार्ज को अंदर रखोगे। अब यूँ बताओ, एक चीज़ सोचने वाली है ना, एक चीज़ सोचने वाली है, ये अपने डल्लू है, डोली है, यूँ मान लो अपनी, है ना, या दूध की नदी बह रही है ना, ढक्कन बंद है, ऊपर से क्लोज है, क्लोज सरफेस, आप कितने ऐसे डोलियाँ या डल्लू भर सकते हो आप, बस, तो कितना दूध उसके अंदर आया 0, तो दूध कहाँ होना चाहिए, अंदर, खोल के रखो दूध ऐसे डालो, खोल लो आप, तभी तो अंदर जाएगा। हाँ ये चीज़ है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप दूध को अंदर रखोगे तभी तो लिंक होगा सभी सरफेसेस के साथ, आए ना चीज़ समझ में। हाँ तो ये बेस्ट एग्जांपल है अपना। तो ये गोस ने अपने को क्या बताया, गोस ने अपने को रियल चीज़ बताई कि चार्ज कहाँ होना चाहिए, अंदर, और फिर उसके साथ लिंक फ्लक्स कितना होगा, तो लिंक फ्लक्स होगा जितना आप चार्ज रखोगे ना, जितना आप चार्ज रखोगे उसके अंदर, उसका 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स लिंक होगा। दिस इज गोस थ्योरम, बस क्लियर, दिस इज गोस थ्योरम, दिस इज गोस थ्योरम यही कहता है, अगर चार्ज आपने 2 क्यों रखा तो उसका 1/ε0 टाइम, आप जितना चार्ज बढ़ाओगे उसका 1/ε0 टाइम से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा फ्लक्स दिस सरफेस के साथ
इस सरफेस के साथ। तो अभी थोड़ा सा बस फॉर्मूला इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बस मॉडिफाई करना है। क्या करना है, फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सरफेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, या भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। बस 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 ये है फ्लक्स और ये है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई चीज समझ में। इससे आगे जितने भी गॉस लॉ अप्लाई कहाँ करेंगे हम, गॉस लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इससे आगे जो भी गॉस के एप्लीकेशंस होंगी कि गॉस लॉ कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे गॉस लॉ हमारी हेल्प करेगा। देखिए ऐसे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे गॉस लॉ हमारी हेल्प करेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।